जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम जो है लगातार चल रही है और इसी एग्ज़ाम श्रृंखला के कड़ी में फ्रेंड्स हम जीके से संबंधित जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसे विस्तृत व्याख्या के साथ हम आपको समझा रहे हैं, ताकि एक प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाए और साथ साथ ही जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम में जो है उससे संबंधित और जो है फैक्ट को पढ़ लें, ताकि एग्ज़ाम में जो है अच्छा से अच्छा स्कोर किया जा सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ हम उससे संबंधित अन्य फैक्ट को भी व्याख्या सहित बताने का प्रयास करते हैं, ताकि उससे संबंध एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक विशेष एरिया से ही पूछे जा रहे हैं और उस एरिया से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो एक बार इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, एक बार इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो यदि आप इस वीडियो को जो है पूरे एक्सप्लेनेशन और व्याख्या के साथ जो है देख लेते हैं तो आपकी जो है बहुत सारी फैक्ट मजबूत हो जाएंगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो 22 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस है और ये जीके से संबंधित मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है और काफ़ी अच्छा ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए और यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। यानी मतलब ये हुआ कि देश बंधु जो यहाँ पर शब्द का उपयोग किया गया है ये एक उपमा शब्द है, यानी कि टाइटल शब्द है और ये किसे दिया जाता है। तो CR दास की बात करें फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास की, तो इन्हें जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का जो है शुद्ध अर्थ जो है राष्ट्र का मित्र, इसे हम कह सकते हैं। बात करें चित्तरंजन दास की तो 5 नवंबर 1870 को इनका जन्म हुआ और 16 जून 1925 को इनकी मृत्यु हुई। और ये अपनी मृत्यु से पहले जो है मोतीलाल नेहरू और ये CR दास, चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का भी गठन किया था 1923 में। तो साथ में जो है आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखनी है कि 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का भी गठन किया था। स्वराज के संस्थापक थे और इसके साथ साथ थे इनके साथ साथ थे संस्थापक सदस्यों में मोतीलाल नेहरू। तो इन सारी फैक्ट को जो है आप परीक्षा के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये नेशनल वोटर्स डे की बात करें तो ये हर साल 25 जनवरी यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये किस लिए मनाया जाता है तो इसके मनाने के पीछे का पर्पस ये होता है कि जो भी भारतीय नागरिक है उसे जो है पूर्ण रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में जो है भाग लें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले, इस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए जो है भारत सरकार जो है हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। तो इसी दिन जो है इलेक्शन कमीशन का जो है स्थापना हुआ था और इसी स्थापना के साथ जो है आयोग के स्थापना दिवस को जो है चिन्हित करने के लिए और मतदाता जो है वोट करे, बढ़ चढ़ कर जो है गणतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग ले, हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करे। इसलिए जो है ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है ये 26 जनवरी 2011 से शुरू हुआ था। तो साथ में ये भी फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी एग्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाना शुरू हुआ। तो वहाँ पे जो है एग्जैक्ट आंसर 26 जनवरी 2011 होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कुल्हे की जो हड्डी होती है हमारे कमर के पास, ये किस मांसपेशी से जुड़ी होती है। कुल्हे की जो हड्डी होती है वो हमारे किस मांसपेशी से जुड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है लियोप्सास मांसपेशी से जो है ये जुड़ी होती है और ये
और ये लियोप्सस मांसपेशी एक जो है काफ़ी पावरफुल जो है हिप फ्लेक्सर है, जो कूल्हे के जॉइंट पर जो है, जॉइंट यानी कूल्हा जहाँ से जुड़ा रहता है वहाँ पर जो है उसके शीर्ष पर चलता है और घुटने को ऊपर और ज़मीन से खींचने का भी काम ये कूल्हे का हड्डी करता है। तो फ्रेंड्स बात करें, यह जो है दो मांसपेशियों से बना होता है, पाद और इलियास। पाद और इलियास यहाँ ध्यान रखना है। तो ये मांसपेशियाँ जो है निचली रीढ़ और श्रेणी से निकलती है, एक साथ जुड़ती है और फिर जांघ में जो है एक कंस द्वारा जो है संलग्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि कूल्हे की हड्डी जो है वो लियोप्स आज मांसपेशी से जो है जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनसे पिछले वीडियो में काफ़ी हमने जो है यूनाइटेड नेशन के बारे में विस्तृत विवरण दिए हैं, और यूनाइटेड नेशन के बारे में और अधिक फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को भी फिर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसका स्थापना हुआ था, और यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कौन सी जो है इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल भाषा, यानी ऑफिशियल भाषा, ऑफिस में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो फ्रेंड्स बात करें तो यूएन की जो है 6 आधिकारिक भाषाएं हैं टोटल, और वो जो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसिया और स्पेनिश। इन 6 भाषाओं को आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी भाषाएं आएंगी वो यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं नहीं होंगी। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसिया और स्पेनी। और ये काफ़ी जो है ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल क्रम में है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसिया और स्पेनिश, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अर्थ डे, पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे, तो ये जो है हर साल कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये जो है हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इस सवाल का आंसर ये होगा कि ये इसलिए मनाया जाता है ताकि पर्यावरण में जो इतने प्रदूषण फैल रहे हैं और प्रदूषण के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इन सारी समस्याओं पर जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के समर्थन को उसके प्रदर्शन को दिखाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण समर्थन की ओर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जो है ये 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने जो है इसकी शुरुआत की थी पृथ्वी दिवस मनाने की, और ये जो है 22 अप्रैल को मनाई जाती है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो इस साल जो है ये अर्थ डे 22 अप्रैल 2021 को जो है गुरुवार का दिन रहने वाला है, और ये जो है उसके बाद ये है वार्षिक तौर पे मनाया जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को जो है फ्रेंड्स जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आप इसे भी, इस फैक्ट को भी साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स विश्व में जो है पूरी पृथ्वी पर यह क्यों मनाया जाता है, तो पूरी पृथ्वी पर जो है जल के इम्पोर्टेंस को हम लोग जानते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो इसी से पता लगता है कि जल का कितना महत्व है। तो जल ही जीवन है, इसके महत्व को, इसके इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए जो है इसके इम्पोर्टेंस को, इसके महत्व को प्रदर्शन करने के लिए 22 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र ये कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र यानी कि न्यूक्लियर सेंटर ये कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स बात करें तो ये इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र जो है ये कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है, और ये वहीं जो है कलपक्कम यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, और इसकी स्थापना जो है 1971 में की गई थी। कब की गई थी? 1971 में की गई थी।
फ्रेंड्स बात करें तो भारत में जो है टोटल 8 विद्युत गृह हैं। 8 जो है विद्युत गृह हैं, जिसमें से जो है उसमें जो है 22 परमाणु रिएक्टर जो है सक्रिय हैं। तो ये बात भी जो है आप परीक्षा के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला जो है वो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे अधिक जो है जम्मू कश्मीर में केसर का जो उत्पादन होता है वो सबसे अधिक जो है उत्पादन जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में होता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो ज़िला पुलवामा, जिसे आमतौर पर जो है कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया और केसर के उत्पादन में जो है यह प्रमुख है। इसके बाद जो है बड़गाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ ज़िले हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में जो है पूरी तरह से जो उगाए जाने वाले मसालों के बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा अर्जक फसल है, यानी सबसे अधिक जो है वहाँ के किसानों को मुद्रा अगर आती है तो केसर से जो है आती है सबसे अधिक जो है मुद्रा, ये क्योंकि ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है और इसलिए जो है सबसे अधिक जो है इसे मुद्रा आती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे अधिक जो है केसर का उत्पादन पूरे विश्व में वो ईरान करता है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो। पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान करता है। लगभग 400 टन प्रति वर्ष जो है ये केसर का उत्पादन करता है, इसे आप रख सकते हैं। जबकि भारत में जो है ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका ये मात्र 1820 टन करते हैं। तो इससे जो है इसका अंतर आप समझ सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो ये जो जम्मू कश्मीर जो है में जो केसर उगाया जाता है, ये 3 प्रकार के केसर जो है यहाँ पर उगाए जाते हैं। वो लच्छा, मोगरा और घुमती जो है, इसे 3 प्रकार के केसर उगाए जाते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो जम्मू कश्मीर के जो है कृषि निदेशालय ने ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, यानी कि भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार, पंजीयन रजिस्ट्रार के यहाँ जो है आवेदन किया था और उसके बाद जो है केसर को GI टैग भी मिला है। और फ्रेंड्स, जिस पौधे को जो है GI टैग मिल जाता है तो उसका जो है विश्व लेवल पर जिस भी वस्तु को जो है GI टैग मिलती है तो उसका विश्व लेवल पर जो है काफ़ी उसकी मांग बढ़ती है धीरे धीरे, और मांग बढ़ती है तो इससे इनकम बढ़ती है किसानों का। तो और GI टैग जो मिलती है वो किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाले विशेष प्रकार के फसलों को ही मिलती है। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें जो है ये केसर में जो है औषधि के भी गुण पाए जाते हैं और मसाला के भी गुण पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो जम्मू कश्मीर के और भी कुछ उत्पाद हैं जिनको जो है GI टैग मिले हैं और जिसमें आप ध्यान रख सकते हैं जम्मू कश्मीर के पश्मीना शॉल है, उसको भी GI टैग मिल चुका है। काली शॉल, उसके बाद उसको भी GI टैग मिल चुका है। उसके बाद कश्मीरी सोजनी, उसको भी GI टैग मिल चुका है। तो इसके साथ साथ जो है इन सारे फैक्टों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसके अध्यक्ष कौन नहीं रहे थे। तो विकल्प में जो भी हो उसके अनुसार जो है राजा राम मोहन राय जो है इसके अध्यक्ष नहीं रहे थे, और राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जो है जनक माना जाता है। और इन्हीं के प्रयासों से जो है सती प्रथा का जो है खात्मा हुआ था, और सती प्रथा के लिए जो है कानून ब्रिटिश सरकार ने लाई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो आत्मीय सभा और उसके बाद प्रार्थना सभा, इसकी प्रार्थना सभा करें ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने ही की थी। काफ़ी ये बड़े विद्वान थे और कई सारे भाषाओं के ज्ञाता थे। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। तो ये भी फैक्ट जो है इनसे संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और बम्बई में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इसकी स्थापना की गई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पे ये पड़ता है, तो मुंबई में पड़ता है। मुंबई में स्थापना की गई थी और मुंबई में ही जो है इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है 72 गो प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे, 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। और उसके बाद बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने की थी। और इसके संस्थापक सदस्य में जो है एक रिटायर्ड
रिटायर्ड जो है रिटायर्ड सिविल ऑफिसर की बात करें तो ओ ह्यूम जो है इनके संस्थापक सदस्य में है। WC बनर्जी इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की, बम्बई अधिवेशन की, तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। और फिलहाल अभी बात करें भारत में तो दो ही जो है बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी है और कांग्रेस है, तो उसी कांग्रेस की ये बात हो रही है। जबकि बीजेपी बात करें तो वो फिलहाल अभी सत्ता में है और नरेंद्र मोदी की जो है सरकार है। तो इन सारे फैक्टों को जो है आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। और फैक्टर ध्यान रखना चाहे तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, और वो जो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। और बेलगांव जो है फ्रेंड्स वो कर्नाटक में पड़ता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में भी ध्यान रख सकते हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है फ्रेंड्स प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रथम पारसी अध्यक्ष की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो एनी बेसेंट है, ये बात ध्यान रखते हैं। जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो सरोजनी नायडू है, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इन सारे फैक्टों को जो है आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आगे ये क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ जो है ये प्रमुख ग्रंथ है। तो ये जो है सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और जिसे जो है अब जो है हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है गुरु की वाणी का जो है गुरु की वाणियों का नहीं, गुरु ने जितने भी संदेश दिए तो उसकी जो है उन सारी बातों को जो है इस संकलन किया गया है। और उसकी जो है लिखावट, इसकी धार्मिक लिखावट जो है गुरु अर्जुन देव ने की थी, जो कि सिखों के यानी कि गुरु नानक जब पहले गुरु थे जिनका जन्म जो है 1469 में हुआ था। जबकि अर्जुन देव जो है ये 5वें गुरु थे, जिनका जो 1563 से 1606 तक जो है ये गुरु के पद पर रहे और उनके बाद इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इसमें जो है इससे पहले के जो पांच गुरु के भी शिक्षाएं जो है इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो गुरु अर्जुन देव ने जो है इनकी जो है धार्मिक लिखावट की थी। जबकि सिखों के जो है 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ और बिहार में पटना साहिब भी है, तो वे 10वें गुरु थे। और इन्होंने भी जो है इस ग्रंथ में कुछ शब्द जोड़े और बाद में जो है इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो फिलहाल जो है 2019 में गुरु नानक देव की 500वीं जयंती मनाई गई है, तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मिशन इंद्रधनुष इसका उद्देश्य क्या है। मिशन इंद्रधनुष इसका उद्देश्य क्या है? तो पूर्ण टीकाकरण जितने भी वायरल रोग है और इन रोगों से जो है बचने के लिए, इन रोगों से लोगों को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया गया है। और जिसके तहत जो है फ्रेंड्स इन बीमारियों से बचने के लिए जो है पूर्ण टीकाकरण का जो है पूरे देश में उद्देश्य रखा गया है कि पूरे देश में जो है पूर्ण टीकाकरण का उद्देश्य रखा गया है। ओ भाई। और फ्रेंड्स बात करें मिशन इंद्रधनुष की तो इसका जो है लक्ष्य था कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं, इसके लिए जो है सभी टीपों के साथ जो है पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। 25 दिसंबर 2014 को जो है यह योजना शुरू हुआ था और लगभग जो है 87% इसमें कवरेज है। इससे संबंधित जो है आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जारी करता है, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यह जो है इससे संबंधित राष्ट्रीय आंकड़े जारी करता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया कि 15-16 में जो है 62% तक लोगों को जो है ये टीकाकरण हो चुका था। बात करें फ्रेंड टीकाकरण की तो सार्वभौमिक रूप से यानी पूरे भारत के सभी भूमियों पर यानी सभी सार्वभौमिक रूप से जो है भारत में टीकाकरण की शुरुआत 1985 में हुई। जबकि मिशन इंद्रधनुष जो है फ्रेंड्स 25 दिसंबर 2014 का हुआ। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और फ्रेंड्स
भारत की चूँकि जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर अधिकतर जो है स्कीम शुरू होते हैं, तो वो विश्व की सबसे बड़ी ही स्कीम होती है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी स्कीम होती है। और इस प्रकार जो टीकाकरण अभियान जो शुरू हुआ 1985 में, वो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान था और सभी जिलों में जो है ये शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जो है 7 टीकों को पहले रखा गया था, जिसमें तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जिसे कहते हैं, उसके बाद पोलियोमाइलाइटिस, उसके बाद बात करें हेपेटाइटिस बी, डिफ्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस और खसरा, ये सब शामिल थे। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अब जो है पोलियो वगैरह और उसके बाद रोटा वायरस और उसके बाद हेमोफिल टाइप बी इन्फ्लुएंजा, खसरा, रुबेला, इन सारे रोगों को शामिल करने के बाद अभी इसकी संख्या लगभग 12-13 हो गई है। तो सरकार का जो है मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है उद्देश्य था, लक्ष्य था कि 2020 तक जो है सभी जो है 2 वर्ष से कम के जितने बच्चे हैं और गर्भवती महिला है, उनको जो है टीकाकरण जो है सुनिश्चित कर दिया जाएगा। तो ये जो है इनसे संबंधित फैक्ट्स है, आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और अभी स्वास्थ्य मंत्री जो है फ्रेंड्स डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद हैं। तो ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। तो इस बार भी 26 जनवरी को जो है होने वाले इस पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और आप करेंट्स में इसके पद्म विभूषण से संबंधित फैक्ट्स जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2020 में जो है पीवी सिंधु को पद्म विभूषण के लिए नॉमिनेट किया गया था और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। मैरी कॉम को भी नॉमिनेट किया गया था। तो पद्म विभूषण के लिए फ्रेंड्स 2020 में ये टोटल 8 मेंबर को जो है नॉमिनेट किया गया था और ये जो है 1954 से शुरू हुआ था। ये जो है 1954 से शुरू हुआ था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार आती है तो इसे जो है रोक देती है, इसे जो है इस पर रोक लगा देती है। लेकिन फिर से जो है इंदिरा गांधी की सरकार आती है 1981 में, तो फिर से जो है इनकी ये जो है पुरस्कार चालू हो जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फिर यूएनएसओ क्वेश्चन बन रहा है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसमें ये पूछा गया है कि इसमें सदस्य कौन है। तो चाइना जो है इसके सदस्य राष्ट्र में शामिल है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो है टोटल 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 15 अस्थाई सदस्य होते हैं। और ये जो 5 अस्थाई सदस्य होते हैं, इनके पास वीटो का अधिकार होता है, यानी कि ये किसी भी प्रस्ताव को अपने वीटो के माध्यम से खारिज कर सकते हैं। एक भी देश यदि प्रस्ताव के लिए जो है वीटो का उपयोग करता है, तो वह जो है प्रस्ताव खारिज हो सकता है। तो ये बात भी जो है, और इसमें जो है चाइना शामिल है इस 5 पावरफुल कंट्री में। तो फ्रेंड्स ये जो है बात हो रही थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो 5 राष्ट्र हैं, इस 5 राष्ट्र में शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। फिर से ध्यान कर ले, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, ये 5 देश जो है वीटो का उपयोग कर सकते हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग की, तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सब जो है इनके प्रमुख अंग हैं। और इसकी शुरुआत करता देश में जो है शामिल है अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो फिलहाल जो है अभी इनके 193 सदस्य हैं, और 193 सदस्य है, जिसमें से अंतिम सदस्य जो है 193 नंबर है जो है वो साउथ सूडान है, जो कि 2011 में इसमें जुड़ा और उसके साथ ही वह जो है 193वां सदस्य बन गया। जबकि उससे पीछे जो है मॉन्टेग्रो, जो कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा और उसके साथ ही जो है वो 192वां सदस्य बना था। इसके फर्स्ट अधिवेशन की बात करें फ्रेंड, तो फर्स्ट अधिवेशन जो है इसका लंदन के वेस्टमिंस्टर भवन में हुआ था। तो ये भी फैक्ट जो है आप इससे संबंधित ध्यान रख सकते हैं। और स्थापना के बारे में बहुत सारे वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं अन्य फैक्टों के बारे में, तो उन वीडियो को देख के आप उन फैक्ट को भी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने कब भारत आए। तो सबसे पहले जो है कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन
कैबिनेट मिशन भी जो है उसी समय जो है कैबिनेट मिशन जब 1946 में आया तो उसी समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो है ये भारत आए थे। उसके बाद बात करें तो ब्रिटेन की संसद में जो ब्रिटेन के संसद के हिसाब से जो है भारत के सारी प्रक्रिया चल रही थी। तो ब्रिटेन की संसद में जो है भारत की आज़ादी से 1 साल पहले यानी कि 1946 में बात करें तो वहाँ जो है लेबर पार्टी की सरकार थी और ये जो क्लाइमेट एंट्री है इन्हीं के समय जो है भारत आज़ाद हुआ था। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय जो है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये क्लाइमेट एटली था। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये इस पर सिग्नेचर करने का जो है कार्य क्लाइमेट एटली ने ही किया था क्योंकि वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद बात करें तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। और बात करें तो 20 बेबल माउंटबेटन योजना भी आया था 3 जून को 1947 को। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ये जो योजना था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो ये 15 जुलाई 1947 को कॉमन सभा में और 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड सभा में गया। और उसके बाद यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन, जो कि ब्रिटेन के उच्च सदन और निम्न सदन है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो 18 को जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। और कैबिनेट मिशन जो है 20 फरवरी 1947 को भारत आया था, जिसने यह घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को, ये डेट सब ध्यान रखने हैं कि 1946 में जो है 20 फरवरी 47 को कि 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा हुआ कि 30 जून 1947 को जो है हम लोग जो है सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। तो ये सब जो है इससे संबंधित फैक्ट है। उसके बाद बात करें तो उस समय जो गवर्नर जनरल था भारतीय स्वतंत्रता के समय, भारत की आज़ादी के समय, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था जो कि बेबल के स्थान पर आया था। और ये 3 जून योजना भी लेके आया था। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पर पादप हार्मोन की बात हो रही है। पादप हार्मोन की बात हो रही है। तो पादप हार्मोन जो है मेनली रूप से जो है 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर विकल्प की समस्या है, फिर भी हम बता देते हैं। पादप हार्मोन जो है मेनली रूप से 5 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद जो है ये इसमें जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन, वो फाइटो हार्मोन जो है, जो कि पौधे के विकास में भाग लेते हैं। फाइटो हार्मोन, ये 5 प्रकार के हार्मोन की बात करें तो ऑक्सिन, तो इसकी खोज जो है चार्ल्स डार्विन ने की थी और 1880 में जो है इसकी खोज की थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो जिब्रेलिक, इसकी खोज जो है क्रुसेना ने की थी और 1928 में जो है इसकी खोज की थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स साइटोकाइनिन, तो इसकी खोज जो है मिलर ने 1955 में की थी। फिर एथिलीन और एसिबिड, ये जो है अम्लीय है। ये जो है पौधे के 5 हार्मोन है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 29-30 की बात करें तो आर्टिकल 29 में जो है आर्टिकल 29 में जो है फ्रेंड्स ये बात करें फ्रेंड्स तो आर्टिकल 29 जो है फंडामेंटल राइट जो भारतीय नागरिक को मिले हैं। और भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। और उसी 12 से 35 में ये 29 आते हैं जिसमें अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। और मूल अधिकार को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 29(1) में ये कहा गया है कि कोई भी समुदाय जो है वो आंचलिक भाषा लिपि और अपनी संस्कृति जो है संरक्षित करने के लिए स्वतंत्र है। और राज्य जो है इसे संरक्षित करने की प्रक्रिया में सहयोग करेगा और उसे संरक्षित करवाने का प्रयास करेगा। तो ये बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) में की गई है कि कोई भी समुदाय जो कि अल्पसंख्यक हो, किसी भी राज्य के हो, वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में कही गई है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं।
उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाथी महोत्सव यानी कि एलिफेंट फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है। तो एलिफेंट फेस्टिवल जो है फ्रेंड्स ये जयपुर में मनाया जाता है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो ये एग्जैक्ट होली के दिन ही मनाया जाता है, यानी कि मार्च महीने में मनाया जाता है। उसके बाद ये जो है जयपुर में मनाया जाता है हाथी महोत्सव। उसके बाद पूछा जाए कि फगली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में फगली महोत्सव मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो फूलदेई महोत्सव फ्रेंड्स उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इन सारे फैक्टों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद चैत्र यात्रा, तो चैत्र यात्रा फ्रेंड्स उड़ीसा में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो नमस्ते ओरछा ये जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है इन सारे फैक्टों को भी ध्यान रख सकते हैं। पोंगल की बात करें तो पोंगल जो है केरल में मनाया जाता है, तो ये सारे फैक्ट जो है आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 18 और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया है। तो इंडिया गेट की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिया गेट जो है प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला, और इस विश्व युद्ध में जितने भी भारतीय सैनिकों ने जो है भारत से जाकर अन्य देशों में लड़े और वहाँ पर जो है वो अपनी जान गंवाई, तो उन्होंने जो जान गंवाया उनकी स्मृति में ही जो है 80,000 से अधिक जो है भारतीय सैनिकों की स्मृति में जो है इस इंडिया गेट को बनाया गया है। और इंडिया गेट से संबंधित इस फैक्ट को आप ध्यान रख सकते हैं। और ये वे सैनिक है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे। यह स्मारक जो है 42 मीटर ऊंचे मेहराब से बना है और इसे प्रसिद्ध वास्तुकार जो है एडविन लुटियन द्वारा बनाया गया है। तो ये भी जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रख सकते हैं। इसे जो है पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक का नाम दिया गया था, यानी पहले इसका नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था, जो कि अब इसका नाम जो है इंडिया गेट है। तो ये भी बात जो है आप इससे संबंधित ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स ये परमाणु संख्या के क्रम पर आधारित है। परमाणु संख्या क्रम पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। और ये आवर्त सारणी होता क्या है, तो आवर्त सारणी में जो है मेनली रूप से यह जो है रासायनिक जितने भी रासायनिक तत्व है, और अब तक जो है 118 ज्ञात रासायनिक तत्व है। तो 118 जो है टोटल ज्ञात रासायनिक तत्व है। इन रासायनिक तत्वों की जो है तालिका है, और इस तालिका में इसे जो है परमाणु संख्या यानी जिसकी जितनी परमाणु संख्या होती है उस हिसाब से उसको क्रम में सजाया जाता है आवर्त सारणी में। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो मेंडलीफ है, जिन्होंने 1869 में इसका प्रतिपादन किया। और मेंडलीफ महोदय जो है फ्रेंड्स वो रसिया कंट्री के हैं, ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो के अध्यक्ष ने मानव अंतरिक्ष अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन फ्रेंड्स इसरो ने बेंगलुरु में किया है। और यह जो केंद्र मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन हुआ है ये मंगलयान के लिए हुआ है, जो कि भारत के 2024 तक जो है इसरो को इसे मंगलयान को जो है छोड़ने की बात है कि 2024 तक जो है इसे छोड़ा जाएगा, लॉन्च करने की बात है मंगलयान की। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने मंगलयान बताया, गगनयान की बात हो रही है कि गगनयान जो है ये 2022 तक जो है फ्रेंड्स इसके छोड़े जाने की बात है। और इसमें जो है टोटल 3 यात्री जाएंगे, लेकिन भारत के जो है 4 यात्री को इसमें प्रशिक्षण दिया गया है। तो पीछे जो गलती हो इसके लिए माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स। ये 3 यात्री जो है इसमें शामिल होकर जाएंगे 2022 तक जो है गगनयान में। और उसके बाद जो है 4 को अभी प्रशिक्षण दिया गया है, जिसको रसिया और भारत दोनों जगह जो है इसको प्रशिक्षित किया गया है। बात करें फ्रेंड्स तो ये जो बेंगलोर है इसे साइंस सिटी के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। तो कर्नाटक के जो है चित्रदुर्ग जिले में जो है इसका मुख्यालय है। और ये जो गगनयान मिशन है ये टोटल 2700 करोड़ रुपए का मिशन है। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो बेंगलोर में ही
बेंगलोर में ही बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका भी मुख्यालय है। उसके बाद IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसका भी मुख्यालय है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसका भी मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। उसके बाद सिलिकन वैली के नाम से जो है, ये सिलिकन वैली के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। बेंगलोर में जो है एक जगह सिलिकन वैली, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये है कि बायोडिग्रेडेशन, इससे एक प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि ये बायोडिग्रेडेशन क्या होता है। बायोडिग्रेडेशन ये क्या होता है? तो बायोडिग्रेडेशन आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे गोबर जो है बहुत दिनों तक हम छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो है उसमें कीड़ा आके जो है धीरे धीरे उसे धीरे धीरे जो है भुरभुरी करके ख़त्म कर देते हैं और बाद में जो अंततः जो है वो गोबर मिट्टी में मिल जाता है। या कोई खाद्य पदार्थ जो है घर के जो है वेस्ट होते हैं जिसे हम बाहर फेंक देते हैं और वो धीरे धीरे कीड़ा जो है उसे खाकर पूर्णतः मिट्टी में उसको समाप्त कर देते हैं और अंततः जो है हमें वहाँ पे वो खाद्य पदार्थ नहीं दिखता है। तो ये जो बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ है इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का जो है कार्य करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर जो है तोड़ते हैं, तो इसी को जो है बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस इसी को कहते हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें तो इसमें जो है मुख्य रूप से जीवाणु, कवक और अन्य जीव शामिल होते हैं, जो कि किसी भी पदार्थ जो कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है तो उसका जो है ये जीवाणु, कवक और अन्य जीव रासायनिक विघटन का काम करते हैं। इन पदार्थों के रासायनिक विघटन का काम करते हैं, रासायनिक विघटन का काम करते हैं। रासायनिक विघटन का मतलब ये हुआ कि इसे जिस रूप में तोड़ा जाएगा उस रूप से हम फिर पुनः वापस नहीं ला सकते, इसलिए जो है ये रासायनिक विघटन कहलाता है। इसे जो है हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी कह सकते हैं। जो पदार्थ डिग्रेडेबल है वो उस जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो भारतीय सिनेमा के जगत के जनक कहे जाते हैं दादा साहेब फाल्के, और ये जो है पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और ये जो है वार्षिक रूप से दिया जाता है। बात करें तो यह जो है पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ये 1969 से शुरू हुआ था और फिलहाल जो है 66वां पुरस्कार फ्रेंड्स फिलहाल जो है 67वां पुरस्कार जो है ये अमिताभ बच्चन जी को मिला है। तो रिसेंट में जो है अमिताभ बच्चन जी को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, जबकि इससे पीछे विनोद खन्ना को भी जो है 2017 में ये पुरस्कार मिल चुका है। विनोद खन्ना को भी 2017 में ये पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इसमें मेनली रूप से इस पुरस्कार में जो है 10 लाख रुपया और उसके साथ साथ जो है एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। 10 लाख रुपया और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना चली, पंचवर्षीय योजना जो आई वो जो है रसिया से आई अडॉप्ट होके। तो यह पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की बात करें जो कि रसिया से आई अडॉप्ट होके और वो जो है 2014 तक जो है लगातार चली है। 2015 में जो है नीति आयोग का गठन हो गया है 1 अगस्त 2015 से। तो फ्रेंड्स ये पंचवर्षीय योजना कहाँ से आई? रसिया से। तो यह जो है पंचवर्षीय योजना ये केंद्रीयकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम थी और इस तरह की पहली योजना जो है सोवियत संघ में 1928 में किसके द्वारा शुरू की गई? तो जोसेफ स्टालिन द्वारा शुरू की गई। तो इसे भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं। यह जो है एक प्रकार का एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें 5 ईयर का प्लान किया जाता है। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये है कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जय सिंह ने जो है जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? जय सिंह।
और जय सिंह द्वितीय, ये भी ध्यान रखना है कि जय सिंह द्वितीय हैं ये। तो जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पर करवाया था किस चीज़ का निर्माण, जंतर मंतर का निर्माण। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है कहाँ है, तो ये जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एगमार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एगमार्क का मुख्यालय जो है फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो वहाँ मुख्य स्थित है। और इसका जो ऑफिस जो है कानूनी रूप से 1937 जो कि 1986 में संशोधित हुआ, कृषि उत्पादन की ग्रेडिंग और मार्किंग करने के लिए, कृषि उत्पाद जितने होते हैं उसकी ग्रेडिंग और मार्किंग करने के लिए जो है ये 1937 में अधिनियम आया था और 1986 में संशोधित हुआ। इस अधिनियम द्वारा जो है एक मार्क को जो एक मार्क दिया जाता है। तो एक मार्क जो है कृषि उत्पादों को दिया जाता है और इसका मुख्यालय जो है हरियाणा के जो है फरीदाबाद में है। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है मेनली रूप से जो है ये केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है यह एगमार्क काम करता है, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। और मेनली रूप से जो है एगमार्क उन उत्पादों को दिया जाता है, उन कृषि उत्पादों को दिया जाता है जिसे जो है जिसके गुणवत्ता को जो है प्रमाणित करने का, जिसकी गुणवत्ता प्रमाणित हो, यानी कि गुणवत्ता के जिसका प्रमाण हो जाता है तो उसे जो है एक मार्क दिया जाता है। और एक मार्क से जो है हम लोग उसके गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के बारे में समझ सकते हैं। तो इसका जो अनुमोदन करता है वो फ्रेंड्स अनुमोदन जो है विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय जो है इसका अनुमोदन करता है, यानी कि लास्टली जो है अंततः इस पर साइन हस्ताक्षर करने का कार्य विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय करता है। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इसके जो है पूरे देश में जो है परीक्षण प्रयोगशाला है, यानी कि टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए, क्वालिटी की जांच के लिए, गुणवत्ता की जांच के लिए पूरे देश में जो है इसके परीक्षण प्रयोगशाला भी हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि HTML इसके पहले संस्करण की खोज किसने की थी। तो टिम बर्नर्स-ली की बात करें तो इन्होंने जो है HTML के पहले संस्करण की खोज की थी और ये जो है 1993 में इसे लिखा था। तब से जो है HTML के कई अलग अलग संस्करण आए हैं और 2000 के दशक में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला संस्करण HTML 4.01 था, जो कि कब था, 2000 के दशक में, और जो दिसंबर 1999 आधिकारिक मानक बन गया, यानी कि ये 2000 के दशक में जो है HTML 4.01 जो है स्टैंडर्ड आया था। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे और इस वीडियो में जो है फ्रेंड्स हमने विस्तृत व्याख्या की। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।